उन्नाव में एक किसान ने सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को मंच पर सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर पुलिस वाले हरकत में आए और जबरन किसान को मंच से नीचे उतारा गया। किसान की उम्र 60 साल के करीब थी और उसने भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहनी हुई थी। उसने एक हाथ में लाठी ली हुई थी और थप्पड़ मारने का कारण अब तक पता नहीं चला है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है और ये वाकया करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायक इलाके में एक मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे हुए थे। वहां जनसभा का भी कार्यक्रम चल रहा था। विधायक मंच पर थे, तभी बुजुर्ग किसान उनके पास पहुंचा और विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इस किसान को मंच से नीचे उतारा। गौरव शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं उन्नाव से। गौरव, क्या वजह अब तक पता चल रही है? क्या जो आक्रोश, जो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है किसानों की, क्या वही इसके पीछे वजह है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हालांकि लगातार वायरल हो रहा है और ये वेडनेसडे की शाम का वीडियो बताया जा रहा है। जो बुजुर्ग व्यक्ति जो जिनका नाम छत्रपाल है, ये अभी तक पता चला है और इन्होंने वीडियो मंच पर जो वीडियो सामने आया, मंच पर विधायक को थप्पड़ जड़ाया, जबकि विधायक उनके पैर छूने के लिए जब उठ रहे थे। ये पूरी घटना जो है वो तो अभी तक थप्पड़ जो मारा है उसका अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है और ना ही विधायक द्वारा कोई शिकायत तब से और अभी तक कोई शिकायत की गई है। जब हमारी सीओ सिटी से भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि अभी इस तरीके की कोई घटना का कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आया है। तो साफ तौर पर जो सदर विधायक है, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो अपने घर पर नहीं मिले। तो जाहिर तौर पर अभी जो चीजें सामने आ रही है कि अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई और आखिर थप्पड़ मारने का क्या कारण रहा है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, क्या फिर पुलिस ने छोड़ दिया किसान को या कोई कार्रवाई की? हाँ जी, पुलिस अपनी तरफ से अभी तक हालांकि किसी भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, कोई भी पुलिसिया कार्रवाई। और सवाल भी कई उठ रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा कि सदर विधायक को सरेआम मंच पर जब वो संबोधित करने के लिए वहाँ कार्यक्रम में पहुंचे थे तो आखिर थप्पड़ क्यों मारा गया, इसके पीछे का क्या कारण है, ये जब विधायक खुद रूबरू होंगे लोगों से तभी बता पाएंगे। क्योंकि अभी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पा रही कि कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने किस कारण से उनको वहाँ मंच पर थप्पड़ जड़ा है, इसका अभी कोई भी स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। जी ठीक है गौरव, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर करीब 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें विधायक पंकज गुप्ता जो एक मंच पर बैठे हुए थे, एक मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, तभी उनके मंच पर एक किसान, जैसा देखे तस्वीर में आप, हाथों में लाठी लिए मंच पर पहुंचता है। और जैसा कि हमारे संवाददाता गौरव ने बताया कि विधायक किसान के पांव छूने के लिए उठे थे क्योंकि वो बुजुर्ग थे किसान, लेकिन किसान ने विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस मामले में विधायक की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन फौरन जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षाकर्मी थे विधायक के, वो हरकत में आए और किसान को मंच से नीचे उतार दिया। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये सबसे अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, एक नया कीर्तिमान देश ने हासिल कर लिया है। देश में वैक्सीनेशन के 150 करोड़ डोज अब तक लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करना बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि 90% वयस्क अब तक 2% जो 2 डोजेज हैं वो ले चुके हैं। देश में वैक्सीन के 150 करोड़ डोज लग चुके हैं और ये बड़ा मुकाम है क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोविड का फर्स्ट फेज था तब ये डोज लगने शुरू हुए थे, जनवरी में डोज लगने शुरू हुए थे और अब तक देश में 150 करोड़ लोग कोविड की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। और पीएम का यह भी कहना है कि करीब 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज, यानी कि जो कंप्लीट कोर्स है कोविड की डोज का, वो कर लिया है। और इसे देश के लिए, इस 150 करोड़ के आंकड़े को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में फिर से कोरोना की दहशत फैला दी है। WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने दुनिया को बताया है कि ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में लोगों की जान जा रही है, लिहाजा इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। WHO चीफ टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस ओमिक्रॉन वायरस को हम बिल्कुल भी हल्के में लें। पिछले वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा रहा है और मार भी रहा है।
टेड्रोस ने कहा कि नया वेरिएंट कई देशों में पिछले वेरिएंट डेल्टा से भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना मामलों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम को इस वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में बीते 24 घंटे में 25 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा 7,51,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस में 2,61,000, इटली में 2,19,000 और ब्रिटेन में इतने ही वक्त में 1,79,000 कोरोना के नए मामले मिले। WHO के मुताबिक वैक्सीन का सही डिस्ट्रीब्यूशन न होना कोरोना की वापसी का एक बड़ा कारण है। WHO ने मास्क को लेकर भी चेतावनी दी है कि यही कवच है, मास्क को ठीक से लगाएं, इसको ठुड्डी के नीचे तक मास्क पहने, लेकिन फिर सुन लीजिए कि मास्क ठीक से लगाएं। ठुड्डी के नीचे मास्क पहनना बेकार है। इसके लिए जरूरी है कि आपका मुंह और नाक कवर हो। तो मास्क को लेकर भी WHO की तरफ से ये गाइडलाइंस एक बार फिर से जारी की गई। Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated. It does not mean it should be categorized as mild. Just like previous variants, Omicron is hospitalizing people and it's killing people. In fact, the tsunami of cases is so huge and quick that it is overwhelming health systems around the world. इधर दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर देश में आते हैं तो उन्हें 7 दिन के लिए अब होम क्वारंटाइन होना जरूरी होगा। इस अवधि में ये यात्री इधर उधर नहीं घूम सकते और उन्हें घर पर ही रहना होगा। 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के बाद 8वें दिन इनका RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। ये नई गाइडलाइन अब 11 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि विदेश से आने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकलने या फिर इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें पहले 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। RT-PCR टेस्ट इसलिए ताकि यात्री के स्वास्थ्य की हालत का पता चल सके और कहीं भी कोरोना पीड़ित नहीं है इस बात की जानकारी मिले। 3 दिन तक बुखार नहीं है तो 8वें दिन नेगेटिव माना जाएगा और जरूरी ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी अब 94% के बजाय 93% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई तरह की पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में बिना मास्क, पेट्रोल और डीजल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि पेट्रोल पंप पर आने वालों को पेट्रोल डीजल तभी दिया जाएगा जब उन्होंने मास्क पहना हुआ होगा। भोपाल में भोजपाल मेले को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा इंदौर में शुक्रवार को 3 फ्लाइट निरस्त कर दी गई। फ्लाइट निरस्त करने की वजह पैसेंजर्स का न मिलना बताया गया है। दावा किया गया कि तीसरी लहर की पीक में इंदौर में हर रोज 5,000 केस सामने आ सकते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में एस्मा यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट भी लागू कर दिया गया है, जिससे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी काम करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 250 लोग शामिल होंगे, लेकिन लोग हैं कि अब भी समझने को तैयार नहीं हैं और बेपरवाह बगैर मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्पीड कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। 24 घंटे में एमपी में 1320 के नए केस मिले हैं और सिर्फ 161 मरीज ठीक हो पाए हैं। यानी हर घंटे में एक एवरेज अगर हम देखें तो 55 लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि ठीक हर घंटे सिर्फ 7 ही लोग हो रहे हैं। 17 दिन में 6 लोगों की जान भी गई है। जनवरी में 800% तक संक्रमित हो चुके जो मामले हैं वो बढ़ चुके हैं। इंदौर और भोपाल के बाद ग्वालियर और जबलपुर भी इस वक्त बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। भोपाल के नादरा बस स्टैंड पे और यहाँ हम जानने आए हैं कि क्या हाल है यहाँ का, बसों का किस तरह से यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। हालांकि कुछ लोग मास्क में अब नजर आने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। यहाँ कई तरह के बस संचालक भी हैं, कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं, यात्री हैं, वो भी मौजूद हैं। देखिए आप कई लोग जो दिखेंगे वो मास्क में नजर आते हैं, लेकिन पीछे की साइड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। और बस संचालक हैं, आप बताइए यात्रियों से किस तरह आप गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं? मास्क लगाने का बोलते हैं, उनसे सैनिटाइज करवाने का बोलते हैं। भैया आप बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बाकी सब लोग मास्क लगाया भैया, सॉरी लटक गई। खा रहे थे ना इसलिए सॉरी। हाँ सर, बस जा ही रहे हैं, ले नहीं जा रहे। पहनने जा रहे हैं। बाजार में जाते हैं तो मास्क ठीक से पहनना होता है, आपको पता है क्या?
फिर भी आपने मास्क ठीक से नहीं पहना। प्रयास करेंगे, कोशिश करके सब चीज की जा सकती है। अभी क्या वजह होगी? कोई खास वजह तो नहीं थी, ध्यान नहीं दे पाए बस। चल लगा हुआ था ना, अभी मंदिर में धोख कर रहा मंदिर में था। मास्क नहीं पहनना चाहिए। पहनना चाहिए ना, फिर क्यों उतारा? उतार लिया था गलती से। कितना है? और इस कोरोना की चपेट में अब तक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं। इन सेलेब्स की लिस्ट में अब सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी का नाम भी जुड़ गया है। वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। विशाल ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को दी है। साथ ही एक्ट्रेस मिथिला पालकर का नाम भी कोरोना संक्रमितों में शामिल हो गया है। इसके अलावा स्वरा भास्कर और उनकी पूरी फैमिली इस वक्त कोविड पॉजिटिव है। क्रूबा सैथ और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है और सभी फिलहाल होम क्वारंटीन में हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक और इससे जुड़ी आतंकी साजिश को लेकर इंडिया न्यूज ने जो खुलासा किया था, उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी बनाने पर आपत्ति जाहिर कर दी है। केंद्र और याचिका दायर करने वाले एडवोकेट जनरल ने इस जांच में एनआईए को शामिल करने को कहा है। इधर पंजाब ने कहा है कि उनकी कमेटी पहले ही इस मामले की जांच कर रही है। इस पर केंद्र ने पंजाब के गृह सचिव को जांच कमेटी का हिस्सा बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो खुद जांच के दायरे में है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक केंद्र और राज्य को इस मामले से जुड़ी कार्रवाई रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसका मतलब है कि सोमवार तक केंद्र और राज्य अपनी जांच के आधार पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो पीएम की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड अपने पास रखें। ऐसे में संभव है कि जांच के लिए एक नई कमेटी का गठन किया जाए या फिर जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है। तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की थी। इसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। इस जांच में एनआईए को भी शामिल होना चाहिए। इस दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नाम भी उठा। उन्होंने सुरक्षा चूक पर गृह सचिव को भी जांच के दायरे में बताया है, जिन्हें पंजाब सरकार ने 2 मेंबरी जांच कमेटी में रखा है। ऐसे में वो जांच नहीं कर सकते। केंद्र ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाया कि जब वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे तो सुरक्षा कैसे कर सकते थे। इंडिया न्यूज ने भी 5 जनवरी की रात 8 बजे इसी तरह की साजिश का अंदेशा जाहिर किया था। पार्टी के लीडर्स कहते मोदी जी हाउस द जोश, सेलिब्रेशन की बात चल रही है जब यहां पे प्रधानमंत्री के काफिले के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच होता है। किस तरीके से आप जवाब देंगे? आमतौर पर प्रधानमंत्री का पूरा काफिला, पूरी रोड जो होती है वो क्लियर होती है। कोई एकदम से नहीं हुआ था। ये आप लोग की तरफ से सिक्योरिटी ब्रीच है कि कॉन्स्पिरेसी है कि साजिश थी? इसके बारे में पंजाब पुलिस सो रही थी। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आपकी जो चैनल है, आप जो एंकरिंग कर रहे हैं, जो आप भाषा यूज कर रहे हैं, इसको मैं आपसे चाहता हूं कि इसको प्यार की भाषा से यूज किया जाए, भड़काऊ भाषा से यूज ना किया जाए। जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट का संबंध है, जो भी हैपनिंग हुई है वो आप सभी लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री का कोई भी प्रोग्राम, बिल्कुल सरसा साहब ने ठीक बोला कि 2 घंटे से पहले उनका काफिला चल चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री का चौपर से आने का प्रोग्राम था। उससे पहले की मैं आपको बात करना चाहता हूं, सबसे पहले तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ये रैली रखवाई। 15 दिन एडवांस हम लोगों को अगर मालूम होता है, हर जो भी व्यक्ति है उसके पास 2 स्मार्टफोन है, उसके ऊपर वेदर रिपोर्ट आती है। वेदर का हमें पता था। ये जो सारा कुछ घटनाक्रम है, एवरीबॉडी वाज नोइंग कि ये जो वेदर है ये खराब होना है आगे एडवांस, एंड बारिश होनी है। ये रैली रखनी ही नहीं चाहिए थी। एंड मैं ये पहले भी एक चैनल पे कह चुका हूं कि ये बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह वैद जी, रैली में कुछ लोग कुलदीप सिंह वैद जी, इधर पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सिद्धू ने सारा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर ही मढ़ दिया और कहा कि इस मामले में पंजाब का अपमान किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि रैली की नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी ये सारा स्वांग रच रही है। इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था।
जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते कि यहां आपकी जान को खतरा है। ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है, दिस इज अ बिग फार्स। कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अब देखिए काम की खबर। पेटीएम, गूगल पे या फोन पे इस तरह के यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट से एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से इसका खास निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए आपको बस क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। इसके लिए यूपीआई आधारित मोबाइल ऐप से सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल समेत 681 पदों के लिए आवेदन मांग रहा है। उम्मीदवार DSSB.delhi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 8,000 से अधिक लेखपाल की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 182 अंक की छलांग लगाकर 59,744 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंक ऊपर 17,812 पर बंद हुआ। बोलीबाई ऐप केस में आज एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले मुंबई की साइबर सेल 3 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी थी और कल ही मामले के मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है, जिसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा गया है। मामले की जांच कर रही IFSO टीम के प्रमुख DCP KPS मल्होत्रा से मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की है। इस केस की क्या प्रगति है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर उन्होंने डिटेल में बात की। देखिए आप। और कैसे आप पहुंचे और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो ये कहती है कि नीरज ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था? देखिए, इस केस को हम तरीके से समझे, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट वो कैरेक्टर जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया, एप्लीकेशन को बना के गिटहब पे होस्ट किया, उसको प्रोपोगेशन के लिए किसी को बोला, वो कैरेक्टर तो नीरज है। उसके बाद वर्चुअल एंटिटीज के थ्रू, वर्चुअल एंटिटीज के और भी कुछ एंटिटीज के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें जो कि सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स मान सकते हैं, तो वो दूसरे कैरेक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट एज फार एज द मास्टरमाइंड इज कंसर्न्ड, द पर्सन हु क्रिएटेड इट, द पर्सन हु होस्टेड इट, और जिसने बुलीबाई अंडरस्कोर करके ट्विटर अकाउंट बनाया था, जिस ट्विटर अकाउंट ने गिटहब से कनेक्ट किया था, वो इसी के लैपटॉप पे हमें मिला। अच्छा सर, ये सवाल इंटेंशन का उठता है। कोई भी अपराध जब होता है तो उसके पीछे कुछ इंटेंशंस होती हैं, तो इनकी इंटेंशंस क्या पैसा कमाने की थी या क्या इंटेंशंस इसके सामने आ रही हैं इस तरह से, और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना, ऐसा क्यों? देखिए, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकली हमने इसका अभी मिररिंग एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पे चल रहा है इसका मैटर, बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग टू से इट विल बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंसेस वी हैव ऑन रिकॉर्ड rather than on our presumption. So I think we will be in a position to dwell into this particular issue in a short while. मिररिंग और फोरेंसिक गैजेट्स की इवैल्यूएशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या इनका कोई ऐसा मकसद या कोई फाइनेंशियल, एज ऑफ नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस।
भाग्यनगर यानी कि हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में पर्यावरण, परिवार जागरूकता और सामाजिक समरसता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ पूरे समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कुपोषण, शिक्षा, कोरोना के खिलाफ जंग और आजादी के 75 साल पर संघ के कामों पर जानकारी दी। देश में है न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, उसके दृष्टि से एकत्र मिलकर उसको दूर करना, उसके बारे में लोगों का प्रबोधन निर्माण करना और ऐसे न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाने की व्यवस्था करना, इस पर काम किया। तो भारत केंद्रित शिक्षा कैसी हो, उसके पाठ्यक्रम कैसे तैयार होने चाहिए वगैरह, इसके बारे में शिक्षाविदों में, एजुकेशनिस्ट लोगों के बीच में ये दोनों चर्चा काम शुरू किया है। स्वराज का भी 75th ईयर चल रहा है। इसमें भी जो वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन है, उन्होंने जो अनसंग हीरोज है, केवल कुछ लोगों के द्वारा स्वातंत्र्य मिला यह बात सही नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ग्रामीण, रूरल, ऐसे सभी लोगों का सहभाग इसमें रहा। इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनसंग हीरोज के करीब ऐसे 250 ऐसे लोगों की कहानियां एकत्र करके उसको समाज में प्रचलित करने का प्रयत्न हुआ है। संस्कार भारती के माध्यम से 75 ड्रामास के द्वारा ये स्वाधीनता का इतिहास, संघर्ष का इतिहास लोगों समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न होगा। अभी कोविड की तीसरी लहर पहले से आने वाले थे ऐसा अंदाज था, इसलिए सभी सेवा कार्य करने वाले संगठनों ने डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर करीब मोर देन 6000 डेवलपमेंट ब्लॉक सारे भारत में हैं। कार्यकर्ताओं को तीसरे लहर का सामना करने के लिए उनका प्रशिक्षण किया। अराउंड 10 लाख पीपल वर ट्रेन्ड टू हैंडल दिस। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बडगाम मुठभेड़ में जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बडगाम के जोलवा, क्रौलपुरा, चंडूरा इलाके में हुई। इनमें अभी तक सिर्फ एक आतंकी की पहचान श्रीनगर सिटी के वसीम के तौर पर की गई है। इनके पास से 3 AK-56 राइफल्स भी बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। इस छूट की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी छूट दी गई है। अभी तक इस कनेक्शन पर 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर फिक्स चार्ज लिया जाता है। अब यह दर घटाकर 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर होगी। वहीं शहरी इलाकों में मीटर वाले कनेक्शन पर किसानों को 6 की बजाय अब 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली का खर्च देना होगा। इस कनेक्शन पर भी फिक्स चार्ज घटा दिया गया है। अब ये 130 से घटकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।